दिनांक 30 सितंबर वर्ष 2020 10वीं कक्षा मैथ्स 1 का ये छठवां चैप्टर सांख्यिकी हम लोग करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, और जिसके अंतर्गत हम लोग वर्गीकृत बारंबारता सारणी के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक ये सीखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन में। और उसके बाद सेकंड पार्ट, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है सांख्यिकी आंकड़ों का आलेख द्वारा प्रस्तुतिकरण, जिसमें स्तंभालेख, बारंबारता बहुभुज और वृत्तालेख है। लेकिन ये वर्ष 2020 और 21 में स्तंभालेख नहीं रखा गया है, तो इस बार हमें बारंबारता बहुभुज और वृत्तालेख इतना ही करना है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, उसका मापन कैसे किया जाता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है, सर्वेक्षण से प्राप्त सांख्यिकी आंकड़े। सर्वेक्षण से प्राप्त सांख्यिकी आंकड़े मतलब सर्वे जब हम करते हैं, कोई सर्वे करते हैं तो हमें कुछ आंकड़े मिलते हैं संख्याओं के रूप में। तो वो जो संख्याएं होती हैं वो एक विशिष्ट संख्याओं के आसपास के यदि संख्या है तो वो जो विशिष्ट संख्या होगी वही केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होगा। यानी कि वो जो विशिष्ट संख्या होगी बाकी संख्याएं उसके आसपास ही होंगी। जैसे कि इसे उदाहरण द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इस सारणी में ऊपर कार्य को लगने वाला समय दिया गया है ऊपर, और नीचे मज़दूरों की संख्या दी गई है। यानी लगभग 10 मज़दूर ऐसे हैं जिसे कार्य को पूरा करने में 15 से 19 घंटे लग जाते हैं। 15 मज़दूर ऐसे हैं जिन्हें 20 से 24 घंटे लगते हैं। ये सर्वे के द्वारा एक आंकड़ा प्राप्त किया गया है। 12 मज़दूर ऐसे हैं जिन्हें कार्य को पूरा करने के लिए 25 से 29 घंटे लगते हैं। 8 मज़दूर ऐसे हैं जिन्हें कार्य को पूरा करने के लिए 30 से 34 घंटे लगते हैं। 5 मज़दूर ऐसे हैं जिन्हें कार्य को पूरा करने के लिए 35 से 39 घंटे लगते हैं। अब यदि कोई ये पूछे यहाँ पर कि मज़दूरों को कार्य पूरा करने के लिए लगभग कितने घंटे लगते हैं, केवल एक संख्या में आपको उत्तर देना है, एक संख्या के रूप में आपको आंसर देना है। तो आप ये देखोगे कि इसके आसपास का आंकड़ा यहाँ 15 से लेकर के 39 घंटे के बीच में ये समय है। तो हमें इसका कोई ऐसा नंबर बताना होगा कि जो इन सभी नंबर का एवरेज हो, औसतन हो, आसपास हो। तो या अब ऐसे देखने से तो लग रहा है कि ये 15 से 39 है, यानी कि टोटल कितना हो रहा है, 9 और 5 14, 54 हो रहा है। तो 54 है, उसका आधा अगर करें तो 27 के आसपास आ रहा है। मतलब सरसरी निगाह से देखने पर 27 के आसपास आ रहा है। और यदि इसे स्टेप वाइज हल करें तो देखिए आंसर आ रहा है 25.3, यानी कि लगभग 25.3 घंटे लगते हैं मज़दूरों को। तो ये जो 25.3 है ये केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाया जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति यानी ये जो 25.3 है ये इन सभी नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे। अभी केंद्रीय प्रवृत्ति 3 तरह के होते हैं। इसमें होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य निकालने के यूँ तो 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष पद्धति है पहली विधि, दूसरी गृहीत माध्य पद्धति है और तीसरी सोपान माध्य पद्धति है। लेकिन इस वर्ष केवल प्रत्यक्ष पद्धति पर आधारित माध्य ही परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए हम इस पर ही फोकस करते हैं। तो प्रत्यक्ष
पद्धति से माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आप सूत्र समझ लीजिए। प्रत्यक्ष पद्धति से यदि माध्य निकालना है तो उसका सूत्र है ये आप लिख लीजिए। माध्य जिसका संकेत है x बार, ये जो ऊपर लाइन है इसे बार कहते हैं। तो माध्य यानी कि x बार बराबर सिग्मा XI बटे n। ये जो चिन्ह है जो उल्टा 3 के जैसा दिख रहा है, जैसे 3 आप इस तरह से लिखते हो, ये उल्टा 3 की जैसा है, इसे सिग्मा पढ़ा जाता है। इसका अर्थ होता है समेशन यानी टोटल, योगफल। तो ये XI बटे n। अब इसमें आप समझ लीजिए ये XI ये कैसे इसका मान ज्ञात करते हैं। देखिए सवाल में वर्ग तो दिया ही होता है, जैसे अभी मैंने जिस सवाल की चर्चा किया था, तो ये जो है 15 से 19, 20 से 24, ये सब जो है ये वर्ग है। इसी को यहाँ पर ये जो समय दिया है घंटों में, ये यहाँ पर वर्ग के रूप में है, तो ये इस तरह से लिख दिया। अब इसका वर्ग मध्य निकालेंगे, क्योंकि फार्मूले में देखिए XI है यहाँ पर। तो XI कैसे निकाला जाता है? XI को वर्ग मध्य भी कहते हैं। वर्ग मध्य निकालने का तरीका देखिए, यहाँ पर आपको ये वर्ग की जो निम्न वर्ग सीमा है और ये जो उच्च वर्ग सीमा है, इन दोनों को जोड़ना है और उसका आधा कर देना है। जैसे कि 15 और 19 को यदि आप प्लस करो तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। 34 का हाफ करिए, 2 से भाग दे दीजिए, आधा हो जाएगा, तो 17। ऐसे ही इन दोनों को भी प्लस करेंगे, 44 आ जाएगा, आधा कर देंगे, 22 हो गया। इन दोनों को भी प्लस करके आधा कर दीजिए, इन दोनों को प्लस करके उसका आधा, इन दोनों को प्लस करके उसका आधा, तो ये XI मिल गया। तो ये हमारे फार्मूले में भी हमें XI की ज़रूरत है, तो XI मिल गया। अब क्या चाहिए? FI चाहिए। FI तो आपको सवाल से ही मिल जाएगा। सवाल में सारणी में जहाँ पर भी ये दिया होता है, जैसे यहाँ मज़दूरों की संख्या, तो जहाँ भी ये संख्या शब्द आया तो समझ जाइए उसके अंतर्गत दिए गए सारे जो आंकड़े हैं वो FI ही हैं। तो ये मज़दूरों की संख्या के अंतर्गत जितने भी आंकड़े हैं वो सब FI है। अब सब FI को प्लस कर दिया तो ये सिग्मा FI हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया ये सिग्मा का मतलब ही होता है योगफल। सिग्मा FI का मतलब ये सभी FI का योगफल, तो सिग्मा FI मिल गया। तो देखिए अब फार्मूले में जो XI और FI था, हमने भी XI और FI निकाल लिया है। अब आगे सूत्र में देखिए XI और FI का गुणा किया गया है, XI गुणे FI। तो अगले कॉलम में XI गुणे FI करना है। इसमें करना क्या है? इन दोनों का गुणा करते जाना है। 17 दहम में 170, 22 गुणे 15, 27 गुणे 12, 32 गुणे 8, 37 गुणे 5। तो ये XI FI मिल गया। अब सवाल में जो सूत्र है, सूत्र में ये सिग्मा XI FI है, यानी XI FI का भी योगफल निकालना है। तो ये जो XI FI के अंतर्गत जो आंकड़े आए हैं सबको जोड़ देंगे, ये जो योगफल आएगा वो सिग्मा XI FI मिल गया है। तो सूत्र में हमें जो चाहिए था सिग्मा XI FI और n, ये दोनों हमें यहाँ पे मिल चुका है। ये सिग्मा FI को ही n भी कहते हैं। ये यहाँ जो सूत्र में n है, n का मतलब सिग्मा FI ही होता है। तो अब मान डाल देंगे सिग्मा XI FI, देखिए कितना है? 1265। तो सिग्मा XI FI के जगह पे 1265 आ गया। n यानी कि सिग्मा FI 50 है, तो उसके जगह पे 50 आ गया। अब इसे भाग दे देंगे तो 25.3, तो 25। अब फाइनल आंसर हमें ऐसे लिखना है, देखिए जैसे सवाल में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि इस आधार पर किसी मज़दूर को यह कार्य पूर्ण करने में लगने वाले समय का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसलिए प्रत्येक मज़दूर को कार्य पूर्ण करने में लगने वाले समय का माध्य, ये जो आंसर आया था 25.3 घंटे, क्योंकि ये घंटों में दिया गया है समय। तो इस तरह से आपको ये माध्य प्रत्यक्ष विधि से
हल करना है। अनुमानित माध्य पद्धति इस वर्ष परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। इसी तरह सोपान विचलन पद्धति भी इस वर्ष परीक्षा में नहीं है, तो काफ़ी राहत है पढ़ने में इस बार। तो अब 6.1 शुरू करते हैं। 6.1 में देखिए क्या है कि 10वीं कक्षा के 50 विद्यार्थियों द्वारा दैनिक अध्ययन के लिए यानी रोज के पढ़ाई के लिए व्यतीत किए गए घंटे, 10वीं कक्षा के 50 विद्यार्थी हैं और वो लोग पढ़ाई करते हैं, तो रोज़ जो समय लगता है उनके पढ़ने का वो संख्या नीचे दी गई है बारंबारता बंटन सारणी के रूप में। तो इसके आधार पर विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन के लिए दिए गए समय का प्रत्यक्ष पद्धति से माध्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ समय दिया है 0 से 2। कितने विद्यार्थी अध्ययन करते हैं? 7 विद्यार्थी 0 से 2 घंटे तक अध्ययन करते हैं। 18 विद्यार्थी 2 से 4 घंटे अध्ययन करते हैं। 12 विद्यार्थी 4 से 6 घंटे अध्ययन करते हैं। 10 विद्यार्थी 6 से 8 घंटे। 3 विद्यार्थी 8 से 10 घंटे। तो अब हमें यहाँ पर माध्य निकालना है प्रत्यक्ष पद्धति से। तो कैसे करेंगे? देखिए 6.1 का पहला सवाल, जो समय दिया था घंटों में, एक्चुअली वर्ग है अपना, तो इसे वर्ग लिख दिया। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। फिर जैसा कि हमने चर्चा किया था सूत्र में, हमको xi चाहिए, तो xi यानी कि वर्ग मध्य, वर्ग मध्य जैसा मैंने कहा था, इन दोनों को प्लस करके आधा करना है। 0 + 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का आधा कर देंगे 1। 4 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10, 10 का आधा 5, 6 और 8 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का हाफ 9। तो ये वर्ग मध्य मिल गया। अब fi तो हमें सवाल में ही दिया होता है विद्यार्थियों की संख्या, तो वो भी वैसे का वैसे लिख देना है fi। फिर अगले कॉलम में xi गुणे fi करेंगे, तो गुणा कर देंगे 1 × 7, 3 गुणे 18, 5 गुणे 12, 7 गुणे 10, 9 गुणे 3, ये सब गुणा करके इस कॉलम में लिखना है। अब ये जितने fi हैं सबको प्लस कर देंगे, तो ये n हो गया। और ये जो xi fi के अंतर्गत जितने आंकड़े हैं इनको भी प्लस कर दो, सिग्मा fi xi हो गया। अब सूत्र लिखते हैं, माध्य यानी कि x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे n। तो अब यहाँ पर मान डालते हैं। सिग्मा fi xi कितना आया है? 218 आया है। और n कितना आया है? 50। इसको भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.36। तो फाइनल आंसर हमें लिखना होगा कि इसलिए अध्ययन के लिए दिए गए समय का माध्य 4.36 घंटे हैं। अब दूसरा सवाल मैंने ओमिटेड क्यों लिखा है? क्योंकि टेक्स्ट बुक में वो किसी और पद्धति से पूछा गया है। सेकंड सवाल ओमिट है। ओमिट किस लिए? क्योंकि यहाँ पर ये जो माध्य है वो अनुमानित माध्य पद्धति से ज्ञात करने के लिए कहा गया है, लेकिन इसी सवाल को प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसलिए 6.1 के ये 4 सवाल भले यहाँ कैंसल्ड हैं, लेकिन फिर भी इन सवालों को भी हम प्रत्यक्ष माध्य पद्धति से हल करेंगे। तो दूसरे सवाल में ये टोल नाके पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक जो टोल टैक्स जमा किया गया है वाहनों के द्वारा, उसकी जानकारी यहाँ दर्ज की गई है। जैसे 80 वाहनों से 300 से 400 रुपया जमा किया गया है। 110 वाहनों गाड़ियों से 400 से 500 रुपये जमा किए हैं, और इसी प्रकार 120, 70 और 40 वाहनों से। तो हमें यहाँ माध्य किसका ज्ञात करना है? जमा किए गए कर का माध्य।
ये जो जमा किए गए कर हैं 300, 400 ये सब, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो वही तरीका जैसे मैंने आपको बताया था, जो जमा कर है ये वर्ग है हमारा, ये फर्स्ट कॉलम में आ गया। अब इसके बाद वर्ग मध्य यानी कि XI निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा दोनों को प्लस करके आधा करिए। 400, 300, 700, 700 का आधा 350, ऐसे ये दोनों मिलके 900 आ रहा है, उसका आधा 450। इसी प्रकार ये सब XI मिल गया। ये वाहनों की संख्या, ये हमारा FI है, ये सबको प्लस कर दिया, ये N मिल गया। अब ये XI इंटू FI के लिए इन्हीं दो कॉलम को गुणा करके लिख देना है, इसको भी सबको प्लस कर देना है, सिग्मा XI FI। तो देखिए सारणी आपको यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है कि पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में क्या करना है, ये आपको सूत्र के अनुसार ही समझ में आता चला जाएगा। सूत्र में XI है इसलिए XI निकाला हमने, फिर FI की ज़रूरत है तो FI दिया ही है, फिर XI गुणे FI है तो इसलिए XI FI का कॉलम भी यहाँ पर बना दिया मैंने, इन दोनों का गुणा करके। फिर यहाँ सिग्मा XI FI है सूत्र में, इसलिए सबको जोड़ के सिग्मा XI FI निकाल दिया। N है इसलिए सारे FI को जोड़ के N निकाल दिया। फिर सूत्र लिखने के बाद ये सिग्मा FI XI का मान और N का मान डाल दिया, 0 0 कैंसिल, भाग देने के बाद 521.43 यानी जमा किए गए कर का माध्य 521.43 रुपये हैं। तीसरे सवाल पर बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में दूध का वितरण है। सवाल दिया गया है 1 से 2 लीटर दूध 17 लोगों को दिया गया है, 2 से 3 लीटर दूध 13 लोगों को दिया है, 3 से 4 लीटर दूध 10 लोगों को दिया गया है, 4 से 5 लीटर दूध 7 लोगों को दिया है, 7 ग्राहकों को दिया है, 5 से 6 लीटर दूध 3 ग्राहकों को दिया है। तो इस आधार पर एक जो दूध वितरण है उसका माध्य ज्ञात करना है। तो वही तरीका है, सबसे पहले वर्ग मध्य यानी XI कैसे निकालते हैं, दोनों सीमाओं को प्लस करके आधा कर दीजिए। 2 और 1 3, 3 का आधा 1.5, 3 2 5, 5 का आधा 2.5, 4 3 7, 7 का आधा 3.5, 5 4 9, उसका आधा 4.5, 6 5 11 और इसका आधा 5.5। फिर ग्राहक संख्या FI ये ऑलरेडी दी गई है और ये XI FI यानी कि ये XI और FI इसका गुणा कर दिया जाएगा। तो गुणा कर दिया, ये सब को प्लस कर दिया तो सिग्मा XI FI मिल गया, और ये FI को भी प्लस कर दिया तो N मिल गया। अब माध्य का फार्मूला लगा दिया हमेशा की तरह, सिग्मा XI FI बटे N। देखिए FI XI है तो आप चाहे XI पहले लिखो FI बाद में, या FI पहले लिखो XI बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यहाँ N लिख रहे हैं, N के जगह पे सिग्मा FI भी लिखा जा सकता है, वो भी कोई फ़र्क नहीं है, एक ही बात है। तो यहाँ सिग्मा FI XI का मान डाल दिया, N का मान डाल दिया और भाग देने पर आंसर आया 2.82। तो इसलिए वितरित किए गए दूध का माध्य 2.82 लीटर है। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। सवाल आप लोग किताब में भी देख सकते हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ हल पर चर्चा कर रहा हूँ। चौथे सवाल में दिया है कि बाग मालिक हैं और उनका उत्पादन दिया है 1000 रुपये में। जैसे कि 20 बाग मालिक हैं, बाग मालिक ऐसे हैं जिनका उत्पादन 25,000 से 30,000 रुपये तक होता है। 25 बाग मालिक ऐसे हैं जिनका उत्पादन 30,000 से 35,000 रुपये तक होता है। इसी प्रकार 15 मालिकों का, 10 मालिकों का, 10 मालिकों का उत्पादन 1000 रुपये में दिया गया है। तो हमें यहाँ जो उत्पादन है उसका माध्य ज्ञात करना है प्रत्यक्ष विधि से। तो
देखिए हर सवाल में मैं सेकंड वाले कॉलम में ही वर्ग मध्य निकाल रहा था, यहाँ पर मैं थर्ड कॉलम में निकाल रहा हूँ, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट कॉलम में करते हैं या सेकंड कॉलम में। बस ये सूत्र में जो पद हैं उसके मान मिलने चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे FI को प्लस कर दिया, n मिल गया। फिर ये XI यानी वर्ग मध्य निकाल दिया। कैसे निकाला? 30 और 25 को प्लस करेंगे 55 आएगा, उसका आधा यहाँ लिख दिया। 30 और 35 65, उसका हाफ किया इधर, उसको यहाँ लिखा। ऐसे ही सभी वर्ग में उनकी सीमाओं को प्लस करके उसका हाफ करके यहाँ लिख देंगे तो XI मिल जाएगा। फिर अगले कॉलम में ये FI गुणे XI करना है, यानी इन दोनों कॉलम को गुणा करके लिखना है। गुणा हो जाने के बाद इस सबको प्लस करना है, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा FI XI। अब ये सिग्मा FI XI सूत्र में उसका मान डाल दिया। ये n 80 था तो यहाँ सूत्र में n का मान भी डाल दिया, भाग दे दिया तो 35.31 ये आंसर आ रहा है। अब ये 1000 रुपये में दिया है, तो इसका मतलब ये भी 35.31 1000 रुपये होगा। ये 1000 यदि आप हटा दोगे, इसका मतलब 1000 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35,310 रुपये। ये जो 1000 है वो उसको इसमें मैंने गुणा कर दिया, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3531, उसके बाद 3 0 लग जाएगा, क्योंकि 1000 मतलब 3 0 होता है। 3 0 लगने के बाद 2 अंक के पीछे दशमलव लगा देंगे तो केवल 1 0 रह जाएगा, क्योंकि दशमलव 00 तो लिखते ही नहीं है। तो इस तरह फाइनल आंसर लिखेंगे कि उत्पादन का माध्य 35,310 रुपये है। चौथे सवाल के बाद आते हैं पांचवें सवाल में। जमा राशि है, कर्मचारियों की संख्या है, यानी 35 कर्मचारी ऐसे हैं जो 0 से 500 रुपये जमा करते हैं। 28 कर्मचारी ऐसे हैं जो 500 से 1000 रुपये जमा करते हैं। तो ये जानकारी सवाल में दी गई है। इस जानकारी के आधार पर कर्मचारियों द्वारा जो जमा राशि है उसका माध्य ज्ञात करना है। तो सूत्र के अनुसार ये सारे पद हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जमा राशि ये लिख दिया हमने, वर्ग के रूप में है। ये वर्ग मध्य निकालेंगे जिसे XI कहते हैं। तरीका वही है, 500 प्लस 0 500, उसका आधा 250। ये दोनों को प्लस करेंगे 1500, जिसका हाफ 750। 2500, उसका हाफ यहाँ लिख दिया। इसी तरह सभी वर्ग का वर्ग मध्य निकल गया। ये तो आपको कर्मचारी की संख्या सवाल में ही दिया गया है। इसके बाद ये XI गुणे FI, यानी कि इन दोनों का गुणा करके आपको यहाँ पर लिख देना है। सबको प्लस कर दिया तो ये सिग्मा FI XI मिल गया। सभी FI को प्लस कर दिया, n मिल गया। फिर सूत्र में उनका मान डाल दिया गया और भाग दे दिया गया, तो ये कर्मचारी की जमा राशि का माध्य 987.5 रुपये मिल गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। छठा सवाल क्या है? कर्मचारी है और उनका साप्ताहिक वेतन दिया गया है। जैसे 25 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका साप्ताहिक वेतन यानी एक हफ्ते का जो वेतन है वो 1000 से 2000 रुपये है। 45 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका एक हफ्ते का वेतन 2000 से 3000 रुपये है। तो इसी तरह 50-30 कर्मचारियों का भी यहाँ साप्ताहिक वेतन दिया है। इस आधार पर कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का माध्य ज्ञात करना है। तो फिर से सेम मेथड, साप्ताहिक वेतन पहले कॉलम में, फिर वर्ग मध्य XI निकालना है। कैसे? इन दोनों को प्लस करके उसका आधा करके। कर्मचारियों की संख्या सवाल में दी गई है, वो आपका FI है। अगले कॉलम में XI गुणे FI निकालना है। इन दोनों को गुणा करके इस कॉलम में लिख देना है। सारे XI FI को प्लस कर देंगे तो सिग्मा XI FI मिल गया। FI को प्लस कर दिया, n मिल गया।
ये माध्य का सूत्र लिखा, मान डाल दिया, भाग दे दिया, तो ये कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का माध्य यहाँ 3066.67 रुपये है। ऐसा आंसर यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर 6.1 समाप्त होता है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने का जो दूसरा तरीका है, दूसरी जो विधि है वो है माध्यिका। तो माध्यिका का सूत्र आप ज़रा समझ लीजिए। L प्लस बड़े ब्रैकेट में n/2, कैपिटल N लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा, कैपिटल N/2 माइनस CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में कहते हैं जिसे संचयी बारंबारता। अभी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में आखिर यह है क्या। तो N/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे F यानी फ्रीक्वेंसी जिसे हम बारंबारता कहते हैं, गुणे H। तो अब हम समझते हैं ये सूत्र के ये जो पद हैं ये कैसे हमें निकालने हैं। तो देखिए पहले सवाल में क्या दिया है कि कर्मचारी हैं और उनके दैनिक कार्य के घंटे हैं। दैनिक कार्य नहीं, रोज़ वो लोग जितने घंटे काम करते हैं उसकी जानकारी दी है। जैसे 150 मजदूर 8 से 10 घंटे रोज़ काम करते हैं, दैनिक यानी डेली, रोज़। 500 मजदूर ऐसे हैं जो 10 से 12 घंटे डेली काम करते हैं। तो ये जानकारी हमें यहाँ सवाल में दी गई है। तो इस जानकारी के आधार पर कर्मचारियों के दैनिक कार्य के जो घंटे हैं उनका माध्यिका ज्ञात करना है। तो ये पहला कॉलम वर्ग, दूसरा FI ऑलरेडी दिया ही है। अब तीसरे कॉलम में क्या करना है देखिए। तीसरे कॉलम में आपको लिखना है संचयी बारंबारता से कम प्रकार की। अब ये संचयी बारंबारता है क्या वो समझ लेते हैं हम लोग, और इसे से कम क्यों कह रहे हैं इसको समझने की बात है। तो देखिए, अगर आपसे पूछें कि कितने मजदूर ऐसे हैं जो 10 से कम घंटे काम करते हैं, तो आप सीधे कहेंगे 150 लोग हैं ऐसे जो 10 घंटे से कम काम करते हैं, क्योंकि यहाँ तो 10 से 12 घंटे वाले हैं, 10 से ज़्यादा। इसके नीचे सब 10 से ज़्यादा घंटे कार्य कर रहे हैं। तो 10 से कम कितने हैं? 150। ऐसे मैं बोलूँ 12 घंटे से कम वाले कितने हैं? तो ये 150 भी 12 घंटे से कम है और ये 500 भी 12 घंटे से कम है, यानी टोटल कितने हो गए? 650 हैं। फिर मैं यदि आपसे पूछूं ये वाले लाइन में कि 14 घंटे से कम कितने मजदूर ऐसे हैं जो 14 घंटे से कम कार्य करते हैं रोज़, तो ऊपर के सब 150 मजदूर, 500 मजदूर, 300 मजदूर, ये सब 14 घंटे से कम कार्य करने वाले हैं। तो सबको प्लस कर दिया तो ये 14 घंटे से कम कार्य करने वाले, यानी से कम, समझ रहे हैं आप? से कम, ये जो उच्च वर्ग सीमा है उससे कम, तो ये इस कॉलम में लिखा जाता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान है। पहले कॉलम में तो आपको जो 150 है वो ऐसे का वैसे लिख देना है, ये जो यहाँ है वही आपको वैसे लिख देना है। दूसरे में आपको इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देना है, फिर तीनों को प्लस करके तीसरी लाइन में, चारों को प्लस करके चौथी लाइन में। तो इस तरह से संचयी बारंबारता मिल जाएगी। समझ गए होंगे आप? ये वाला ये 2 कॉलम तो आपको सवाल में ही दिया है, आपको सिर्फ ये एक कॉलम नया बनाना है, संचयी बारंबारता से कम। कैसे बनाना है? बस आप पहली लाइन सीधा वैसे ही लिख दो, दूसरी लाइन दोनों को प्लस करके लिखो, तीसरी लाइन तीनों को प्लस करके लिखो, चौथी लाइन में चारों को प्लस करके लिखो। तो अब आगे समझते हैं। ये जो लास्ट वाला जो आ रहा है 1000, ये एक्चुअली n है आपका। ये जो फार्मूले में हमने कैपिटल N लिखा है, ये कैपिटल N जो है वो 1000 हो गया है। ये लास्ट में जो नंबर आएगा वही कैपिटल N होगा। अब सूत्र में देखिए n/2 है, n/2 है,
तो n/2 करना है तो यहाँ भी 1000/2 करना पड़ेगा। तो n/2 500 आ गया। तो ये समझिए आपका दूसरा स्टेप ख़त्म, n/2 500 मिल गया। अब आगे की चीज़ें कैसे मिलेंगी देखिए। ये 500 आपको यहाँ पर देखना है, तो 150 देखिए 500 से कम है, 650, ये देखिए 500 से ज़्यादा है। तो इस लाइन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमारा n/2 500 है और ये 650 सीधा देखिए, ये पहला ऐसा संचयी बारंबारता है जो 500 से अधिक आ गया है सीधा। तो इस लाइन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसको चाहिए तो कोई चिन्ह लगा दीजिए पेंसिल से, क्योंकि इसी से अब आपको सारे पद मिल जाएंगे सूत्र में जितने भी पद दिए हैं। तो अब इसमें देखिए ये जो 500 है ये आपका FI, ये F है, सूत्र का F देखिए 500 मिल गया। फिर सूत्र में ये जो L है, ये L कैसे मिलेगा? इस लाइन में ये जो लोअर लिमिट है, निम्न वर्ग सीमा जिसे कहते हैं, ये L है 10, तो L यहाँ 10 आ गया। CF किसको बोलेंगे? ये हमने ये वाली लाइन जो सेलेक्ट किया है, तो इसके ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता है वो आपका CF होगा। तो CF यहाँ 150 हो जाएगा। H किसको बोलते हैं? H में देखिए ये 10 में से 8 को माइनस कर दीजिए, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर H जो है वो 2 हो जाएगा। तो सूत्र में जितने भी पद हैं वो सब के सब यहाँ पर हमने लिख दिए। उसके बाद आपको सूत्र लिखना है माध्यिका का, L + n/2 - CF / F × H। L का मान 10 है, n/2 500 हमें मिला है, सारे के सारे मान हमने यहाँ डाल दिए। तो ये सारणी बनाना बहुत आसान है। n/2, फिर n/2 के सहारे ये बाकी सारे पद ज्ञात करना, सूत्र लिखना, मान डालना, यहाँ तक एकदम सरल है। इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना है। क्या ध्यान रखना है आपको? देखिए जो 10 हमने यहाँ लिखा है इसको अंत तक टच नहीं करना है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है। ये चीज़ को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 10 को प्लस कर देना। तो ये 500 और ये 150 माइनस कर दिए तो 350 आ गया। ये 500, 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये भी 5 से कट रहा है, देखिए 5 × 7 = 35, 5 धाम में 50, तो ये 7/10 आ गया कैंसिलेशन पे। ये भी देखिए 2 × 5 = 10, ऐसा भी काट सकते हैं, वही आंसर आएगा। या सीधा 7/10 यानी 0.7 और गुणे 2 है, 2 × 7 = 14 होता है, एक अंक के पीछे दशमलव, तो ये हो गया 11.4, यानी कि कर्मचारियों के दैनिक कार्य के घंटों की माध्यिका 11.4 घंटे है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। पेड़ों की संख्या है, आम की संख्या है, कि सवाल में दिया है 33 पेड़ ऐसे हैं जिसमें 50 से 100 आम की संख्या है, 30 पेड़ ऐसे हैं जिसमें 100 से 150 आम हैं। तो इस जानकारी के आधार पर आम के संख्या की माध्यिका ज्ञात करनी। तो ये 2 कॉलम तो सवाल के सहारे हमने लिख दिया। संचयी बारंबारता से कम कैसे लिखते हैं मैंने समझाया था आपको। पहला 33 है तो 33 सीधा लिख देना है, दूसरे लाइन में इन दोनों को प्लस करके लिखो, तीसरी लाइन में तीनों को प्लस करके, चौथी लाइन में चारों को प्लस करके, पांचवी लाइन में पांचों को प्लस करके लिख दो। तो उसके बाद ये जो लास्ट वाला जो नंबर है वो आपका n है, n यहाँ 250 हो गया, n 250 हो गया। अब आधा कर दो उसका, यानी कि n/2, तो 250/2, 250 का आधा 125। अब आपको 125 यहाँ संचयी बारंबारता में देखना है, ये 125 से कम है, ये इस 125 की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो ये नंबर 125 से कम है, ये भी 125 से कम है, ये 125 से ज़्यादा है। तो ये लाइन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसको चिन्ह लगा लो। इस लाइन में ये जो ऊपर वाला नंबर है वो आपका CF है, CF।
ये जो है वो आपका F है, ये जो F होता है F90। फिर इसी लाइन में ये जो लोअर लिमिट है 150 वो आपका L है 150। फिर इसको माइनस कर देंगे, 100 में से 50 गया 50, वो आपका स्मॉल h की वैल्यू है। अब ये सारे मान आप सूत्र में डाल दीजिए। ये माध्यिका का सूत्र लिखा, ये L का मान n/2 CF और F का मान डाला, H का मान डाला, ये माइनस किया कैंसिलेशन करने के बाद में, फिर 150 सबसे लास्ट में प्लस करना 184.45। अब यहाँ हम आम के पेड़ों की संख्या गिन रहे हैं, तो पेड़ की संख्या तो ये एक प्राकृतिक संख्या ही होगी, दशमलव में तो हो नहीं सकता, इसलिए इसे राउंड फिगर एक सबसे नज़दीक का आंकड़ा लिखना है यहाँ। तो 184.45 है, यानी लगभग 184 पेड़ हैं। 185 इसे नहीं लिख सकते आप, क्योंकि पेड़ की संख्या 184.45 है, तो पेड़ 185 नहीं हो सकते, एक बढ़ नहीं सकते, 184 पेड़ हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली, ये जो मैंने निशान लगाया है इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली, यानी लगभग 184। तो इसलिए आम के पेड़ों की संख्या की माध्यिका 184 है। अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल ऐसा दिया है कि वाहनों की संख्या दी है और उसकी गति दी है। तो वाहनों की संख्या 10 वाहन ऐसे हैं जिसकी गति 60 से 64 किलोमीटर प्रति घंटे है। 34 वाहन का 65 से 69 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। तो ऐसे ही सवाल में ये 2 कॉलम हमें दिया गया है और इसके आधार पर वाहनों की जो गति है उसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो एक बात सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, माध्यिका में जो वर्ग होता है वो सतत होना चाहिए। सतत का मतलब क्या होता है कि जैसे 60 से 64 पे ख़त्म हुआ, तो यहाँ जो नंबर ख़त्म होता है वही नंबर फिर से यहाँ नीचे आना चाहिए। पिछले सवालों में देखिए ऐसे ही हो रहा था, ये 50 से 100, तो फिर से नीचे 100 आ गया, 150, फिर नीचे 150, 200, 200, 250, 250। यहाँ पर भी देखिए ये 10, 10, 12, 12, 14, 14। तो यहाँ पर ये सतत है, इसको बोलते हैं सतत। जबकि यहाँ पर सतत नहीं है। देखिए ये यहाँ 64 है तो यहाँ 65 है, ये 69 है तो नीचे 70 है, 74 है तो 75 है, 79, 80, एक का अंतर यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले इसे आपको सतत करना पड़ेगा, सतत वर्ग करना पड़ेगा। सतत करने का तरीका क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। सिर्फ आप ये देख लीजिए कि 60 के बाद 64 आया, 64 के बाद सीधा 65 आ गया, कितना बढ़ गया? 64 और 65 को माइनस करिए, कितना आएगा? 1 आएगा। अब ये जो 1 आया तो उसका आधा कर दो, 1 का आधा कर दीजिए 0.5। तो इसका मतलब कि ये जो 60 है उनको आधा कम करना है, यहाँ पर आधा बढ़ाना है। क्यों आधा कम करना, आधा बढ़ाना है? क्योंकि यहाँ माइनस करने पे 1 आया, 1 का आधा करेंगे तो आधा ही होता है, इसलिए हम आधा ही कम करेंगे, आधा बढ़ाएंगे। अगर मान लो 2 का अंतर होता, 2 का अंतर होता तो 2 का आधा 1 होता है, तो हम 1 कम करते और 1 बढ़ाते। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, आपको समझेगा। देखिए 64 के बाद 65 आया, यानी 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, यानी हमको आधा कम और आधा बढ़ाना पड़ेगा। 60 में आधा कम करेंगे तो क्या होगा? 59.5, आधा कम कर दिया। जैसे किसी को 60 नंबर मिले हैं और आधा नंबर उसका काट लें तो उसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 59.5 मिल जाएगा, 59.5। 65 है, आधा कम कर दीजिए 64.5। 70 में आधा कम कर दीजिए 69.5। 75 में आधा कम कर दीजिए 74.5। 80 का 79.5, 85 का 84 पॉइंट। तो जितने भी ये निम्न वर्ग सीमाएं हैं
सब में आधा कम कर देना है, और जितने भी ये उच्च वर्ग सीमाएं हैं सब में आधा बढ़ा देना है। 64, 64.5, 69, 69.5, 74, 74.5, ऐसे ही 79.5, 84.5, 89.5। अब आप देखेंगे कि ये सब अपने आप सतत हो गया है। 64.5 वही नंबर यहाँ भी है, जो नंबर यहाँ पर समाप्त होता है वहीं से फिर शुरू होता है। देखिए सतत हो गया। तो सतत होने के बाद अब ये तो किस सवाल में दिया ही है वाहनों की संख्या। अब हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है से कम, तो उसका तरीका यही है। 10 है तो 10 वैसे लिखेंगे, ये 2 को प्लस करके यहाँ लिख दिया, फिर 3 को प्लस करके यहाँ लिख दिया, 4 को प्लस करके यहाँ। इस तरह से संचयी बारंबारता से कम। ये जो अंतिम नंबर है वो आपका n है। तो ये जो अंतिम नंबर मिला है 200, वो आपका n है, n 200। फिर ये n का आधा यानी n/2 करेंगे तो 200 का आधा हो जाएगा 100। इस 100 को हम लोग यहाँ इस कॉलम में ढूंढेंगे। देखिए यहाँ 100 से कम है, ये भी 100 से कम, ये भी 100 से कम, यहाँ पर ये 100 से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर आप पेंसिल से निशान लगा लो इस लाइन पर। तो इसके ऊपर ये है, ये आपका CF हो जाएगा, जिसे फार्मूले में आपको रखना है। और इसी लाइन में ये जो है वो आपका F है, और इसी लाइन में ये जो निम्न वर्ग सीमा है जिसे लोअर लिमिट कहते हैं वो आपका L है। और ये जो अंतर है, माइनस करेंगे इन्हें यदि, तो हमको H का मान मिल जाएगा। वही सारे मान मैंने यहाँ लिखा है। फिर ये माध्यिका का सूत्र, फिर L का मान, n/2 का मान, CF, F और H, ये सारे मान डाल दिए। इस पार्ट को हल करना है और वो उसमें ऐड हो जाएगा। 74.55 यानी लगभग 75। ये जो चिन्ह है इसका मतलब लगभग 75। तो फाइनल आंसर, इसलिए वाहनों की गति का माध्य 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चौथा सवाल है, दियों की संख्या है और कारखानों की संख्या है। तो हमें ये माध्यिका ज्ञात करनी है। तो हमेशा की तरह अगले कॉलम में संचयी बारंबारता, ये 2 कॉलम तो सवाल से ही हमने लिखा है, सिर्फ ये कॉलम हमें बनाना है संचयी बारंबारता से कम, जिसे इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। आसान तरीका है, पहला नंबर वैसे ही लिखना है, फिर दूसरी लाइन में इन दोनों को प्लस करके लिखो, तीसरी लाइन में इन तीनों को प्लस करके, चौथी लाइन में चारों को प्लस करके, पाँचों को प्लस करके पाँचवीं लाइन में, ये सब प्लस करके यहाँ पर लिखना है, ये सब प्लस करके यहाँ। ये जो 105 आया है वो आपका n है, n 105। उसका आधा कर दीजिए तो n/2 मिल गया 52.5। अब देखते हैं 52.5 यहाँ पर कहाँ है। यहाँ पर 52.5 नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ 67। तो 52.5 यहीं पर आएगा क्योंकि इससे ज़्यादा है 52.5 से। तो ये जो उसके ऊपर वाला नंबर है ये हमारा हो जाएगा CF। और इसी लाइन में ये 20 जो है वो हमारा है F। और इसी लाइन में ये 50 ये L है। 60 में से 50 को माइनस करेंगे 10 आएगा, तो H जो है वो 10 है। तो L 50 हो गया, F 20 हो गया और CF 12 हो गया और n/2 52.5। तो माध्यिका का सूत्र लिखा, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये सारे मान हमने डाल दिए यहाँ पर। 50 जो है, ये जो नंबर है हमेशा लास्ट तक वैसे ही लिखना है, सिर्फ इसे ही सॉल्व करते जाना है हर स्टेप में और उसके बाद इसे प्लस करके लिखना है। तो दिए गए दियों के उत्पादनों की संख्या का माध्य 52.75 है। अब बढ़ते हैं बहुलक के लिए।
ये भी जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उसे ज्ञात करने का एक मेथड है, एक विधि है बहुलक। सबसे आसान पद्धति। बहुलक का सूत्र पहले आप समझ लीजिए। ये L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। यहाँ पर देखिए ये F1 माइनस F0 ऊपर भी है, F1 माइनस F0 नीचे भी है। सिर्फ एक ही फ़र्क है कि यहाँ 2 आ गया है और यहाँ F2 आ गया है। तो थोड़ा सा याद रखने के लिए मैंने बताया आपको। अब इस सूत्र के सहारे बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करना है देखिए। ये तो सवाल में दोनों कॉलम दिया ही है, सवाल को देख करके ये मैंने लिखा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ 80 सबसे बड़ा है तो वो आपका F1 हो गया। उसके ऊपर का नंबर F0 हो जाएगा और F1 के नीचे जो नंबर है वो आपका F2 हो जाएगा। और इसी F1 के में ये जो लोअर लिमिट है वो L हो जाएगा और 5 में से 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा तो H1 हो जाएगा यहाँ। तो इस सूत्र में ये L, F1, F0, F2, H ये सारे मान डाल दिए और हमेशा की तरह ये नंबर में लास्ट में ही ऐड करना है। तो इसे सॉल्व करना है। 80 में से 70 माइनस किया 10 आ गया। 2 गुणे 80 160 और ये सॉल्व करके 4 को प्लस कर दिया 4.33% आ गया। अब बढ़ते हैं। फाइनल आंसर आपको इस तरह से लिखना है, वो मत भूलिएगा कि दूध में वसा की मात्रा का बहुलक 4.33% है। ये प्रतिशत में यहाँ दिया है। यहाँ जो भी इकाई दी होगी वही इकाई हमें फाइनल आंसर में भी लिखना है। अब देखिए यहाँ यूनिट लिखा है तो हमारी जो आंसर आएगा उसमें भी हम यूनिट ही लिखेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर अगले सवाल में 100 सबसे बड़ा है तो वो F1 हो गया। इसके ऊपर का नंबर F0, उसके नीचे का नंबर F2 और इसी F1 में ये जो लोअर लिमिट है वो L हो गया। 80 में से 60 घटाने पर 20 आएगा तो इसलिए H बराबर 20 हो गया। उसी मान को यहाँ पर रख दिया सारे मान को। फिर ये पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा 60 ऐड हो जाएगा उसमें। तो परिवारों के मासिक विद्युत उपभोग का बहुलक 72 यूनिट है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या है। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 35 है तो F1 हो गया। इसलिए ऊपर का नंबर F0, नीचे का नंबर F2। तो अब ये जो F1 है इसी के लाइन में ये आपका लोअर लिमिट है 9। 11 में से 9 गया 2, H यहाँ 2 आ गया। अब बहुलक का सूत्र लिख दो। F1, F0, F2 और H, L ये सब मान डाल दिया। इसे हल करना है और बाद में 9 को प्लस कर देना है उसमें। तो इसलिए आपूर्ति किए गए दूध का बहुलक 9.94 लीटर। चौथा सवाल देखिए। यहाँ जो आयु है और मरीजों की संख्या, ये दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए यहाँ ये दो कॉलम हम नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा। ये सतत तो करना पड़ेगा, सिर्फ ये मैंने यहाँ पर कर दिया है ऐसे, इसकी आवश्यकता नहीं है। सतत हम कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर 5 के बाद 9 है, 5 से 9, 9 के बाद सीधा 10 आ गया। 1 का अंतर है तो 1 का अंतर है तो 1 का आधा करेंगे हाफ ही आएगा, आधा आएगा। तो इसलिए ये जो छोटे नंबर है इसमें आधा कम कर देना है जो लोअर लिमिट है। जैसे 5 है तो 5 में आधा कम किया तो 4.5 हो जाएगा। 10 में आधा कम किया 9.5, 15 में आधा कम किया 14.5, 20 में आधा कम किया 19.5, 25 में आधा कम किया 24.5।
इस तरफ जो है आपको आधा आधा बढ़ाते जाना है। 9 है तो 9.5 हो जाएगा, 14 है तो 14.5, 19 है तो 19.5, 24 है तो 24.5, 29 है तो 29.5। अब ये 5 से कम है तो आप इसको यहाँ ऐसा लिख सकते हो 4.5 से कम, 4.5 से कम, ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको ये कॉलम की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 50 है, तो वो आपका F1 हो गया। उसके ऊपर का नंबर F0, इसके नीचे का नंबर F2, और इसी लाइन में ये जो लोअर लिमिट है वो आपका L हो गया। इसे आप माइनस कर देंगे, 5 आ रहा है तो H5 आ गया। अब बहुलक का सूत्र आप लिखिए, L का, F1 का, F0 का, नीचे F2 का, H का, ये सब मान डालना है। फिर इसे हल करना है। हल करने के बाद 9.5 इसमें प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा 12.3, यानी मरीजों की आयु का बहुलक 12.3 वर्ष है। 6.4 पे चलते हैं, जिसमें हम आयतालेख सीखेंगे। आयतालेख में भी ये जो वर्ग है सतत होना ज़रूरी है, और आप देखेंगे यहाँ पहले सवाल में ये वर्ग सतत पहले से ही है, 35 से 140, फिर 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, तो ये सतत है। ये जो वर्ग होता है ये x अक्ष पर स्थापित करना होता है, और ये जो बारंबारता होती है वो y अक्ष पर हमेशा स्थापित करनी होती है। तो देखिए कैसे करना है, 135, 140, 145, 150, 155, ये 2-2 सेंटीमीटर पे मैंने छोड़ के कर दिया है, 2-2 सेंटीमीटर। ये है क्या, ये विद्यार्थियों की ऊंचाई है सेंटीमीटर में, तो जो x अक्ष पर आ जाए। y अक्ष पर स्थापित करने के लिए थोड़ी सावधानी लेनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 16 है, तो यदि आप 1-1 सेंटीमीटर भी लेते हैं तो भी ऊंचाई जो हाइट है आपको आलेख में 16 सेंटीमीटर की मिल जाएगी, और वो ठीक रहेगा क्योंकि 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ चौड़ाई ले लिया है स्तंभ की, तो 16 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी। तो तो एक उचित आकार हमें मिल जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर पे 1 हमने ले लिया, 1, 2, 3, 4। इसी को पैमाने पे यहाँ लिखना है कि x अक्ष पर देखिए 2 सेंटीमीटर पे यहाँ 5-5 बढ़ रहा है, 135 से 5 आगे गया, 140, 140 में 5 आगे गया, यानी 2 सेंटीमीटर में 5 है, तो 1 सेंटीमीटर पे 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे y अक्ष पर देखिए 1 सेंटीमीटर पे मैंने 1 ही लिया है, तो इसलिए y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 विद्यार्थी। अब हाइट देखिए यहाँ पर ये क्या दिया है, 4, 12, 16, 8 ऐसा दिया है। तो यहाँ भी उसी तरह से ऊंचाई लेनी है। ये पहली ऊंचाई 4, दूसरी 12, तीसरी ऊंचाई 16 और ये 8, और इसको इस तरह से छायांकित कर दीजिए पेंसिल से, शेडिंग। ये मैंने पेन से ड्रॉ किया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, लेकिन आपको ये ग्राफ पेपर पे पेंसिल से बनाना है, सारी चीज़ें पेंसिल से लिखनी है आपको। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है, ये विद्यार्थियों की ऊंचाई है, इस तरह से। अब अगला सवाल देखिए, प्रति एकड़ उत्पादन जो दिया है 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये सतत नहीं है, 3 के बाद 4 आ गया, देखिए यहाँ 5 के बाद सीधा 6 आ गया, जबकि वही नंबर आना चाहिए था। तो इसे सतत करना पड़ेगा हमें, तरीका वही है। देखिए 3 के बाद 4 आ रहा है, सिर्फ 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर है, इसलिए हमें ये जो निम्न वर्ग सीमा है इसमें आधा कम करना पड़ेगा, और जो उच्च वर्ग सीमा है उसमें आधा बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 में से आधा कम करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 4 में से आधा कम करेंगे 3.5, 6 का आधा कम करें 5.5, 8 का 7.5, 10 का 9.5 हो जाएगा। और ये जो उच्च वर्ग सीमा है उसमें
आधा बढ़ा दीजिए, 3 का 3.5 हो जाएगा, 5 का 5.5, 5.5 यानी 5.5, 7 का 7.5, 9 का 9.5, 11 का 11 बाकी नीचे के जो नंबर्स हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। अब ये जो 1.5, 3.5, 5.5 है, इसे एक्स अक्ष पर स्थापित कर देना है। 2-2 सेंटीमीटर छोड़कर मैंने वही सारे नंबर लिख दिए। वाई अक्ष पर आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 55 है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर पे 5 लेते हैं, 5 तो 11 सेंटीमीटर तक जाएगा ये ऊंचाई, हाइट 11×5 = 55, तो वो ठीक हाइट है वो। तो इसलिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे हमने 5 लिया है, 5, 5, 10, 5, 15, तो यहाँ 55 तक चला गया ये। अब देखिए यहाँ पर कैसे दिए हैं, 30, 50, 55, 40, 20। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमको करना है कि 30, 50, 55, 40 और ये 20, और इस तरह से छायांकित कर देना है। ये जो मार्किंग है यहाँ पर, इसे क्रिंक मार्किंग कहते हैं। ये मार्किंग क्यों लगाई जाती है? क्योंकि यहाँ देखो 0 मैच नहीं हो रहा है। आप यहाँ पीछे देखिए आते हैं तो ये 5.5 का 3.5 हो गया है, 2 कम हो गया है। 3.5 है तो यहाँ 2 कम किया तो 1.5 हो गया। ऐसे ही 1.5 में से 2 कम करेंगे तो ये -0.5 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0 नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्रिंक ये चिन्ह लगाया जाता है, क्रिंक। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो वर्ग है सतत में दिया है, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30। तो इसे तो स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स अक्ष पर स्थापित कर दिया, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये क्रिंक का चिन्ह यहाँ लगा दिया क्योंकि 0 नहीं आ रहा है यहाँ। देख लीजिए, 20 में 5 कम किया तो 15, 15 में 5 कम किया तो 10, 10 में 5 कम करें तो 5, इधर 5 आ रहा है जबकि 0 आना चाहिए। तो इसलिए ये ऐसी यहाँ पर ये 0 नहीं स्थित हो पा रहा है, तो यहाँ क्रिंक का चिन्ह लगाया जाता है। अब ये वाई अक्ष पर पैमाना लेते समय आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, विचार करना है थोड़ा। सबसे बड़ा नंबर है 60, तो 5-5 सेंटीमीटर यदि हम लेते हैं तो 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई मिलेगी और वो ठीक रहेगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर 5, 10, 5, 15, 5 सेंटीमीटर पे गए हैं 60 तक। ये परिवार की संख्या हमने वाई अक्ष पर स्थापित किया। और ये निवेश को एक्स अक्ष पर स्थापित कर दिया। अब हाइट देखिए क्या है यहाँ पर, 30, 50, 60, 55, 15। तो उसी प्रकार हमने यहाँ स्तंभालेख की हाइट ले लिया, 30, 50, 60, 55 और ये 15। यहाँ पर पैमाना मैं लिखना भूल गया हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। क्या पैमाना है देखिए, यहाँ मैं 2 सेंटीमीटर पे 5 का अंतर है देखिए। तो इसका मतलब एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5। क्या निवेश हमें रुपए में दिया है ना, 1000 रुपये में दिया, यानी 2500 रुपये। तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2500 रुपये। और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर पे हमने 5 लिया है, और ये क्या है, परिवार की संख्या है। तो वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 परिवार। ये पैमाना यहाँ पर लिख देना। चलते हैं चौथे सवाल पर। यहाँ पर भी देखिए जो वर्ग है सतत में है, 80, 80, 100, 100, 120, 120, 140, 140। तो वर्ग सतत है तो सीधा एक्स अक्ष पर स्थापित किया जा सकता है। एक्स अक्ष 60, 80, 100, 120, 140, 160। वाई अक्ष
पर स्थापित करने के लिए थोड़ा विचार करना होगा। सबसे बड़ा नंबर देखिए क्या है, 24 है। तो 2-2 सेंटीमीटर यदि हम लेते हैं तो 12 सेंटीमीटर हमें हाइट मिल जाएगी। तो 1 सेंटीमीटर पे 2 ले लेते हैं, 2 इकाई। तो ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, इस तरह 24 तक ले लिए। पैमाना हमें लिख लेना है इसी तरह से। एक्स अक्ष पर हमने 2 सेंटीमीटर पे 20 का अंतर लिया है, यानी 1 सेंटीमीटर पे 10 मिनट हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर पे 10। वाई अक्ष पर देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 2 विद्यार्थी। अब यहाँ ऊंचाई क्या दिया, विद्यार्थियों की संख्या दिया है 14, 20, 24, 22, 16। तो उसी प्रकार हमें ये हाइट भी लेना है, 14, ये 20, ये 24, ये 22 और ये 16। एक्स अक्ष पर हमने जो स्थापित किया वो यहाँ आपको लिखना है। वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है 6.4। अब बढ़ते हैं 6.5 की तरफ। 6.5 में एक आलेख दिया गया है और उस आलेख के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे देखिए 6.5 में ये 6.5 है, ये आलेख दिया गया है और इस आलेख के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे अधिक विद्यार्थी किस वर्ग में है। तो विद्यार्थी सबसे अधिक, देखिए ये विद्यार्थियों की संख्या है और नीचे ये वर्ग है। तो आप देखिए सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो ये सबसे अधिक विद्यार्थी ये कौन से वर्ग में आ रहा है, देखिए ये 60 से 70 के बीच में आ रहा है ये। तो इसका मतलब सबसे अधिक विद्यार्थी 60 से 70 इस वर्ग में है। शून्य बारंबारता वाला वर्ग लिखिए। ये वाई अक्ष के जो नंबर है इसे ही बारंबारता कहते हैं। तो शून्य बारंबारता यानी वो पॉइंट जो एक्स अक्ष पर है, जो भी पॉइंट एक्स अक्ष पर है वो शून्य होगा। तो यहाँ 20 से 30 इस वर्ग का की बारंबारता शून्य है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट देखो शून्य पर है। फिर ऐसे 90 से 100 यहाँ पर भी देखिए पॉइंट एक्स अक्ष पर है, तो यहाँ भी बारंबारता शून्य है। तो शून्य बारंबारता वाला वर्ग 20 से 30 का है तथा 90 से 100 का है। फिर 50 विद्यार्थियों वाले वर्ग का वर्ग मध्य कितना है। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि 50 विद्यार्थी वाला वर्ग कौन सा है, फिर उस वर्ग का वर्ग मध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो 50 विद्यार्थी कहाँ है। ये 50 विद्यार्थी, इसका पॉइंट ये रहा। कौन से वर्ग में आ रहा है, ये 50 से 60 के वर्ग में आ रहा है। अब इसका वर्ग मध्य यानी कि मध्य बिंदु क्या आएगा, 50 से 60 का मध्य बिंदु 55 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 55। 50 विद्यार्थी वाले वर्ग का वर्ग मध्य 55। फिर वर्ग मध्य 85 वाले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा लिखना है। तो 85 कहाँ आएगा, 85 80 और 90 के बीच में ही आएगा। 80 और 90 का ही वर्ग मध्य 85 होगा। तो इसलिए इसकी निम्न वर्ग सीमा होगी 80 और उच्च वर्ग सीमा होगा 90। अगला प्रश्न है कि 80 से 90 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो ये 80 से 90 विद्यार्थी हैं। 80 से 90 अंक ये रहा। कितने विद्यार्थी हैं, दोनों का बीच में से पॉइंट देखिए कितना आ रहा है। ये 15 पर है सीधा। ये आप यदि यहाँ सीधे देखेंगे, ये जो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है 10 है, उसके बाद ये 5 और लाइन ऊपर है ये, तो 15 की हाइट पर है ये। तो इसलिए 80 से 90 अंक पाने वाले कुल 15 विद्यार्थी हैं, क्योंकि ये हाइट 15 है।
तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 15। तो इसी आंसर्स को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से। आप भी अपने नोटबुक में अच्छी तरह से समझ करके फिर अपने मन से लिखिए। ये अंतिम आंसर जो मैंने 15 बताया था। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित सामग्री के लिए बारंबारता बहुभुज खींचिए। बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए सबसे पहले हमें तो ये टेबल तैयार करना पड़ेगा, तालिका, ये सारणी तैयार करनी पड़ती है। कैसे तैयार करनी पड़ती है? किताब में देखिए सवाल कैसे दिया है। ये सारणी दी गई है और बारंबारता बहुभुज खींचना। तो पहले कॉलम में तो ये वर्ग आ जाएगा, ये 0 से 200, 200 से 400, ये पहले कॉलम में आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है? वर्ग मध्य करना। वर्ग मध्य मैंने सिखाया था आपको, दोनों को प्लस करके हाफ कर देना है। बारंबारता ये भी किताब में दिया ही हुआ है। इसके बाद ये बिंदु के निर्देशांक आपको लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? पहले वर्ग मध्य 100 और 240, फिर 300, 300, 500, 450, 700, 350, 900 और 160। अब इसी बिंदु को आपको स्थापित करने हैं ग्राफ पे, आलेख पेपर पे। तो क्या क्या था यहाँ पर देखिए, नीचे वर्ग मध्य आ जाएगा 100, 300, 500, 700, 900। सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए आपको ऊपर एक नंबर और बढ़ाना पड़ेगा, नीचे भी एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना पड़ेगा? देखिए ऊपर 200 200 कम होता जा रहा है। 900 में 200 कम किया 700, इसमें भी 200 कम किया 500, इसमें भी 200 कम किया तो 300, इसमें 200 कम करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 में भी 200 कम किया अगर 100 माइनस 200 करेंगे तो ये -100 आ जाएगा, -100। तो इसलिए आलेख बनाते समय सबसे पहला जो पॉइंट है वो -100 आएगा। उसके बाद फिर 100, उसके बाद 200 200 जुड़ता चला जाएगा, 300, 500, फिर 200 और बढ़ेगा, 700, फिर 900। अब सवाल में 900 तक ही दिया है लेकिन हमें एक और आगे लेना पड़ेगा। 900 में 200 प्लस करेंगे तो 1100। इस तरह से एक्स अक्ष आपके तैयार करनी है। वाई अक्ष में हमें नंबर कहाँ तक चाहिए, कौन से? देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ 450 है, 450 है। तो हमें इस तरह से पैमाना लेना होगा कि उचित ऊंचाई हमें मिल सके। तो यदि हम 50 लेते हैं 1 सेंटीमीटर पे तो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई मिल सकती है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 50 लिया गया है। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। अब इसमें आपको एक कैलकुलेशन ये भी अच्छे समझ लेना है कि 1 सेंटीमीटर पे 50 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये जो 1 मिलीमीटर की लाइन है वो 5 हो जाएगी। तो छोटी वाली जो लाइन होती है, जो बीच में छोटी छोटी लाइनें हैं, हर छोटी लाइन मतलब 5 के बराबर होगा, क्योंकि कुल 10 लाइनें होती हैं 1 सेंटीमीटर पे। 10 mm होता है तो यहाँ 10 mm पे हम 50 ले रहे हैं, इसका मतलब 1 mm यहाँ पे 5 होगा। तो अब हम यहाँ पर स्थापित करेंगे कैसे? 100 पे क्या है? 240 है, तो ये 100 और ये 240, 240 यानी 250 से 2 mm नीचे। ये 250 की लाइन है, उससे 2 mm नीचे। तो 100 का 240 हो गया, 100 का 240 पे पॉइंट बन गया। फिर 300 का 300 है,
तो ये 300 वाला पॉइंट और यहाँ भी 300, तो 300 का और ये 300 दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। ऐसे ही 500 और 450 है, तो ये 500 और ये 450 ये वाला पॉइंट। इसी तरह सारे पॉइंट स्थापित करने हैं। और यहाँ पर 100 था, लेकिन हमें 2 सेंटीमीटर पीछे एक पॉइंट लेना है एक्स्ट्रा, तो नीचे रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 900 तक तो हमने लिया है पॉइंट, उसके आगे एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर आगे जाके। और इन सारे पॉइंट को स्केल से हमें मिलाने होंगे, स्केल से। तो ये हो जाएगा आपका बारंबारता बहुभुज। पैमाना हमें लिखना नहीं भूलना है। और एक्स अक्ष पर हमने क्या स्थापित किया है, वाई अक्ष पर क्या स्थापित किया है, ये लिखना हमें नहीं भूलना है। फिर अगला जो सारणी है, देखिए इधर सारणी के आधार पर बारंबारता बहुभुज खींचिए। वर्ग दिया है, बारंबारता दिया है, 2 चीज़ें सवाल में दिए रहेंगी। हमें बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए वर्ग मध्य लिखना है और बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। वर्ग मध्य कैसे करना है सिखाया है मैंने आपको। दोनों को प्लस करके हाफ कर दो। 40 30 70, उसका आधा किया 35, 50 और 40 90, आधा किया 45। इसी तरह सारे वर्ग मध्य लिख देने हैं। बारंबारता सवाल में दी गई है। अब बिंदु के निर्देशांक में यही नंबर आपको लिखने हैं, 35,7, 45,33, 55,45। इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स लिख देने। अब आपको आलेख पेपर पे एक्स और वाई अक्ष तैयार करना है। तो ये जो वर्ग मध्य हमने निकाला था उसे 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 ये हमने इस बार एक ही 1 सेंटीमीटर पे लिया है, क्योंकि इस बार नंबर्स ज़्यादा हैं, संख्याएं ज़्यादा हैं। 2 सेंटीमीटर यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। तो 35 तक ही था, हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ले लेना है 25, और आगे भी 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लेना है 105। अब देखिए 35 का कितना आ रहा था, 35 का 7 आ रहा था। तो यहाँ भी देखिए ये 35 और ये 7। अब 7 कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर पे 5 ले रहे हैं। यहाँ पर बीच में 10 लाइनें होती हैं, तो इसका मतलब 10 लाइन पे हम 5 ले रहे हैं। इसका मतलब 2 लाइन पे 1, 2 mm पे 1 हो जाएगा। जब 2 छोटी लाइनें मिल करके 1 होगा। तो अगर 7 लेना है तो 5 के ऊपर हमें 4 लाइनें जानी पड़ेंगी। 5 के ऊपर 4 लाइनें हो जाएंगी 7, तो 35 का 7 हो गया। ऐसे ही 45 का कितना दिया है, 45 का 33 आ रहा है। तो ये 45 और 33 के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 के ऊपर हमें 6 लाइन ऊपर जानी पड़ेगी, तो 33 हो जाएगा। तो इसी तरह सारे बिंदु स्थापित करने हैं और स्केल से इसे जोड़ देना है, तो ये बारंबारता बहुभुज बन जाएगा। पैमाना अच्छी तरह से लिख देना है। 1 सेंटीमीटर पे हमने 10% लिया है। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 लिया है, 5 विद्यार्थी। तो इसी तरह से आपको 6.5 हल करना है, अपने मन से प्रयास करिए। अब आखिरी प्रश्न संग्रह है 6.6। इसमें क्या करना, देखिए वृत्तालेख हमें सीखना है। वृत्तालेख कैसे बनाया जाता है। इसमें आयु गट दिया है, व्यक्तियों की संख्या दी गई है। हमें करना क्या है, ये सब टोटल कर देना है। सब टोटल करेंगे 200 आ जाएगा। केंद्रीय कोण का टोटल हमेशा 360 ही होता है। तो
इतना यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अब ये मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर एक सूत्र है। जैसे पहला मान कैसे ज्ञात करेंगे, 80 है तो 80/200 गुणे 360। ये देखिए, ये L याद रखिए, ये L वाला सूत्र है ये 80/200 गुणे 360, 80/200 गुणे 360। अब यहाँ 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, 8/2 4 हो जाएगा, 4 गुणे 36 144, तो 144 डिग्री हो गई। अब दूसरी लाइन में 60/200 गुणे 360, तो 60/200 गुणे 360, 0 0 कैंसिल, 6/2 3 आ जाएगा, 3 गुणे 36 108, 108 है डिग्री। ऊपर देखिए मैं छोटा सा डॉट जो लगा रहा हूँ, ये डिग्री इसे बोलते हैं। ये आप लगाना मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है ये डिग्री लगाना। तो 108 डिग्री हो गया। फिर 35/200 गुणे 360, ऐसे 25/200 गुणे 360। इस तरह से केंद्रीय कोण मिल जाएगा। और आप प्लस करके देख लेना, ये टोटल 360 ही आना चाहिए। अगर 360 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं पर कुछ गलती हुई है। अब क्या करना है आपको, देखिए इसे वृत्तालेख में स्थापित करना है। अब कैसे करना, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैमरे के द्वारा। देखिए यहाँ पर हमने केंद्रीय कोण के माप निकाले हैं, 144 डिग्री, 108 डिग्री, 63 डिग्री, 45 डिग्री, टोटल 360 आ रहा है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि वृत्तालेख बनाते कैसे हैं। देखिए बड़ा आसान तरीका है। अगर आपके पास गोला प्रकार नहीं है तो सिर्फ चांदे से भी आप बना सकते हैं। मैंने क्या किया है, देखिए सबसे पहले कहीं पर भी एक डॉट बना लीजिए। डॉट बनाने के बाद यहाँ पर चंदा में भी देखिए, यहाँ ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये आड़ी लाइन और खड़ी लाइन जहाँ पे मिलती है, उस पॉइंट को उस डॉट के ऊपर रखिए। रखने के बाद ये 0 के सामने भी आप एक डॉट लगा लीजिए। अब ऊपर देखिए, सबसे पहला जो हमारा एंगल था वो 144 का था, तो यहाँ भी हम लोग 144 कैसे काउंट करेंगे, देखिए 0 10 20 इस तरह से गिनना है आपको। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100, हमें 140 चाहिए तो 140, उसके बाद भी 144 चाहिए तो 140 के बाद भी 4 हमें आगे जाना है, तो यहाँ पर 144 आ रहा है। तो ये पूरा मैंने इसे ऐसे इस तरह से बना दिया। यहाँ पर इतना मिलने के बाद फिर इसको इस तरह से मैंने यहाँ से के पॉइंट से ऐसे जोड़ दिया, तो ये मिल गया मुझे 144 डिग्री। और 144 डिग्री का किसका था, ये 20 से 25 का था, तो इसलिए मैंने यहाँ 20 से 25 लिख दिया। अब देखिए 144 डिग्री के बाद क्या है, 108 डिग्री है। तो अब करना कैसा है, मुझे 108 डिग्री चाहिए, तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिए। तो हमारे पास इतना ही डायग्राम है, समझिए। अब चांदा को इस तरह से रखना है, ये जो पॉइंट है ये हमेशा सेंटर पे ही आना चाहिए, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये इस लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए। तो ये इस तरह से रख दिया। अब अगला जो एंगल था वो कितना, 108 डिग्री है। तो देखिए 0 10 20 30 इस तरह से ये 100 पे आ गए। 100 के बाद में भी हमें 8 और आगे जाना है, तो इधर पॉइंट आ जाएगा, और इस तरह से हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे, और इसको हम ऐसे वापस से सेंटर से मिला देंगे। तो देखिए अपने आप ये सर्कल बनता चला जाएगा, गोला प्रकार की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 108 डिग्री के बाद अब 63 डिग्री है, तो फिर से इसको ऐसे घुमा लीजिए। 63 डिग्री चाहिए, तो ये जो नई लाइन मिली है गोला प्रकार, सेम वैसे ही सेंटर्स उसी प्रकार से रखना है। सेंटर एकदम अच्छी तरह से होना चाहिए। 63 डिग्री, तो ये 63 डिग्री यहाँ आ रहा है। इस तरह से हम सर्कल
ये चाप बना लेंगे और इसको केंद्र से मिला देंगे। ये इस तरह से इसको केंद्र से मिला देंगे। ये 63 डिग्री आ गया और ये कौन से वर्ग में है वो वर्ग लिख दिया। 63 के बाद अब जो बच रहा है वो अपने आप 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो बच रहा है ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो वो आपको बिना आप मापोगे तो भी आपको 45 डिग्री ही मिल जाएगा। तो ये तैयार हो गया अपना वृत्तालेख। चलिए बढ़ते हैं इसी प्रकार दूसरे वृत्तालेख पर भी। ये विषय दिया है और अंक दिया है, तो इसका टोटल हमने कर लिया 400। केंद्रीय कोण का टोटल 360 ही आता है। तो जैसा कैलकुलेशन मैंने समझाया था आपको, पहला कैसे करेंगे, 50/400 × 360। तो कैलकुलेशन करने पर 45 डिग्री आया। ऐसे ही ये 63, 72, 81, 54, 45 डिग्री आ जाएगा। अब इसका हम लोग वृत्तालेख कैसे बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले ऐसा मैंने बताया कि एक डॉट बना लीजिए और चांदा को जो सेंटर है वो उस डॉट पे रखना है आपको, और ये जो ज़ीरो है वहाँ पर निशान बना लीजिए और इसे आप मिला लीजिए। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको गोला प्रकार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पहला जो माप है 45 डिग्री का है, तो 45 डिग्री पे आप निशान लगाया, ये ऐसा चाप बना दिया और इसे हमने यूँ मिला दिया। तो 45 डिग्री अंग्रेजी विषय का था, वो लिख देना है आपको। उसके बाद 63 डिग्री आया था, चांदा वैसे ही रखना है, जो हमें नई लाइन मिली है ऊपर, चांदा वैसे ही रखना है। 63 डिग्री यहाँ पे मिल रहा है, तो ये इस तरह से चाप खींच देना और ये इसको यहाँ केंद्र से मिला देना। ये 63 डिग्री हो जाएगा। मराठी विषय इस तरह से लिख दो। अब हमें 72 डिग्री चाहिए, चांदा ये चाहिए, तो डायग्राम आप इसको पूरी तरह से इसे घुमा दीजिए तो आपको कोण बनाना आसान हो जाएगा। तो ये इस तरह से रखने के बाद ये 72 डिग्री यहाँ पर मिल रहा है, तो ये इस तरह से चाप बना देंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। तो ये 72 डिग्री विज्ञान हो गया। इसके बाद चाहिए 81 डिग्री, तो 81 डिग्री चांदा इस तरह से रखने के बाद 81 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, ये इस तरह से जोड़ दिया, इसे केंद्र से मिला दिया इस पॉइंट को। ये 81 डिग्री गणित विषय के लिए हो गया। फिर 45 डिग्री हमें लेना है। 45 डिग्री ऐसे चांदा रखा, 45 डिग्री यहाँ पर आ रहा है इस तरह से, और ये यहाँ पर ऐसे मिला दिए। तो ये 45 डिग्री समाजशास्त्र के लिए हो गया। अब फिर से 45 डिग्री है, चांदा वैसे ही रखना है आपको जैसे हम रख रहे थे, और